हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जो फिजिक्स का निकल कर आता है। 11वां चैप्टर आपका होता है 9th क्लास का, कार्य तथा ऊर्जा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए, कार्य क्या है। तो हेडिंग डालिएगा कि कार्य को कैसे बताएंगे। देखिए, आप अपनी रोजाना लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन क्या वो कार्य है? क्या वो माना जाएगा कि आपने कार्य किया है? मान लिया आप गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं किसी चीज का, तो आपको लगेगा हम थक चुके हैं, हमें पसीने आ चुके हैं, ठीक है, हमें थकान हो रही है, हमने कार्य किया। लेकिन क्या वो कार्य है? अब जो आपका वर्क है, यानी कार्य का मतलब क्या है? वर्क, जिसको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। क्या वर्क हुआ? आपके द्वारा क्या वर्क किया गया, ये देखा जाता है। देखिए, जब वर्क को बताया जाता है, कार्य को जब बताया जाता है ना, तो कार्य को बताया जाता है दो तरीकों से। एक तो हमारी भाषा में, जिसको हम बोलते हैं थकावट हुई तो कार्य हुआ है, ठीक है। लेकिन एक होता है साइंस की भाषा में बताना। साइंस की भाषा में कार्य ऐसे नहीं बताया जाता। उसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एक प्रॉपर परिभाषा होती है, और उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग कार्य को माना जाता है। अदरवाइज कोई कार्य नहीं माना जाता। तो कार्य को कैसे लिखेंगे? शाबाश, देखिए हम कैसे बताते हैं। यह एक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर बल लगाकर उसे बल की ही दिशा में उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। विस्थापित किया जाता है। तो साइंस क्या कहती है कि एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा कोई, देखिए कार्य क्या है, कोई ऐसी प्रोसेस है, कोई ऐसी प्रोसेस होगी, कोई ऐसी क्रिया हो रही होगी जिसमें किसी भी वस्तु को बल लगाकर बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाए, तो क्या कहा जाता है? क्रिया, यानी कार्य जो है आपका वो हुआ है, वर्क वहां पर हुआ है। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैंने इस तरफ से इसके ऊपर बल लगाया, ऐसे जैसे ही मैंने इसके ऊपर बल लगाया, ऐसे ये आगे की तरफ निकल गया। मैंने जिस तरफ बल लगाया, ये उसी तरफ आगे की तरफ क्या हो चुका है? थोड़ा सा खिसक चुका है। यानी इसने कुछ ना कुछ विस्थापन किया। और जैसे इसने विस्थापन किया, याद रखिए दूरी और विस्थापन, याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन दो अलग अलग चीजें थी। मैंने आपको बताया था दूरी और विस्थापन के बारे में, ठीक है ना। तो विस्थापन जो हुआ हमारा, क्योंकि विस्थापन की एक दिशा होती है, विस्थापन की क्या होती है? एक दिशा। और जो हमने बल लगाया उसकी भी क्या होती है? दिशा। क्योंकि दोनों की दोनों जो हमारी भौतिक राशियां हैं, ये दोनों भौतिक राशियां हमारी कैसी हैं? सदिश राशियां हैं, जिनकी कुछ ना कुछ परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो जैसे ही मैंने इस इस पेन को मैंने क्या किया? बल लगाया इस तरफ से, और इसको आगे की तरफ धकेल दिया, इसका विस्थापन हुआ उसी दिशा में जिस दिशा में मैंने बल लगाया। तो हम बोलेंगे इस पर कार्य हुआ है। क्या बोलेंगे? इस पर कार्य हुआ है, तो उसको बोला जाता है कार्य। तो कार्य की डेफिनेशन क्या है? कार्य की डेफिनेशन है कि एक ऐसी क्रिया, कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा? बल लगाकर बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? कार्य हुआ है। समझ में आया? तो ये तो था कार्य। अब कार्य को लिखते कैसे हैं? ठीक है, कार्य को लिखेंगे कैसे? कार्य को लिखा जाता है डब्ल्यू से, क्योंकि ये वर्क है, तो वर्क का जो पहला लेटर है आपका डब्ल्यू से इसको लिखा जाता है। उसके बाद आपको बतानी है दो चीजें, मैंने आपको बताया था हमेशा बतानी होती हैं। क्या क्या? एक तो क्या, इसकी दिशा के बारे में, सदिश राशि है या अदिश राशि है, और दूसरा उसका एसआई मात्रक क्या है। एक बार हम इससे पहले देख लेते हैं कि कार्य का मापन कैसे करते हैं। कार्य का मापन, ध्यान से देखिएगा।
कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है कार्य, वो आपने देखना है। अब हम बताएंगे कि कार्य किसी वस्तु पर, कार्य किसी वस्तु पर लग रहे बल, लग रहे बल व बल की दिशा में हुए विस्थापन, व बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। मैंने क्या बताया आपको? देखिए यहां हमने पढ़ा कि कार्य क्या है, यहां पढ़ रहे हैं कार्य का मापन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बताते हैं। उसके लिए मापन के लिए अलग से एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी कि कार्य का मापन कैसे किया जाएगा। कि कार्य का मापन, कार्य का मापन कैसे किया जाएगा? किसी वस्तु पर लग रहे बल और उस बल की ही दिशा में हुए विस्थापन, विस्थापन, बल की दिशा में हुए विस्थापन, विस्थापन की गुणा के क्या होता है? बराबर होता है। क्या बताया दोबारा देखिए, कि किसी वस्तु पर लग रहे बल और उस बल की ही दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ये कार्य का मापन होता है। अब इसको जरा लिखिए। तो जैसे ही हम लिखेंगे कार्य को, कार्य किसके लिए? W से लिखा जाता है। कार्य किसके बराबर होगा? उस पर लगे बल, बल जिसको लिखते हैं हम हमेशा F से, और गुणा में बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब विस्थापन को आप मर्जी है डी से लिखिए या एस से लिखिए, आपकी मर्जी है। कई जगह एस से लिख रखा होगा, कई जगह डी से लिख रखा होगा, आपकी मर्जी है आप किससे लिखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर इसके एक एरो लगाया जाता है, एक निशान लगाया जाता है तीर का, जो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये दोनों ही राशियां आपकी सदिश राशियां हैं, दिशा के साथ होती हैं। लेकिन देखिए कार्य के ऊपर नहीं लगा, तो कार्य क्या हुआ? एक कार्य एक अदिश राशि है, यानी इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी, परिमाण होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि कार्य किस दिशा में हुआ। तो हम बताएंगे। ये सारा कुछ हमने देख लिया, कार्य का मापन हमने देख लिया। अब आपको एक चीज देखनी है कि हमें यहां से क्या देखने को मिला, कि जो हमारा W हुआ वो बना F और गुणा में D। क्या बना? F और गुणा में क्या बना? D। और मैं इस एरो को इसलिए लगा रहा हूं इसके ऊपर, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये दोनों ही राशियां जो है F और D, ये सदिश राशियां हैं, और इनकी गुणा से जो राशि बनी आपकी वर्क, जो कार्य है, वो एक अदिश राशि है। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके दो पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो क्या होता है कि कार्य है क्या? अदिश राशि, सदिश, आपको दिख गया क्या? कार्य एक, कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है या भौतिक राशि है। सारी वो भौतिक राशियां होती है जिनको मापा जा सके, जिसका मापन किया जा सके, इसको मापा जा सकता है, तो ये भी एक भौतिक राशि है। दूसरा हम बताएंगे, देखिए अब इसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो एसआई मात्रक है वो क्या है। इसका एसआई मात्रक देखिए क्या होता है। हमें पता है कि जो हमारा W बराबर है F, F होता है बल, फोर्स, और इसको मापा जाता है न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। और D डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको बोला जाता है विस्थापन, जिसको मापा जाता है मीटर में। और न्यूटन मीटर बन गया हमारा इसका एसआई मात्रक, या फिर इसको नाम दे दिया जाता है जूल, जो हमारा जे से लिखा जाता है, जे से जूल, जे से भी लिख दिया जाता है। कई बार आपको न्यूटन मीटर लिखा मिलेगा, कई बार आपको जूल लिखा मिलता है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या फिर आप बता सकते हो जूल होता है। देखिए जो जूल वर्ड आया है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनके नाम पर ही इसका एसआई मात्रक रखा गया है।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसा ही मात्रक हैं जिनके साइंटिस्टों के नाम पर ही रखे गए हैं, क्योंकि जब सबसे पहले जब कार्य और ऊर्जा के बारे में जब बात हुई थी, जब बताया गया था, तो उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन हमारी जो हमारे साइंटिस्ट थे जूल ने दी थी, और इसीलिए उनके नाम पर यहाँ पर जूल लगता है। जैसे हमारा फोर्स होता है बल, उसको बताने के लिए न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने उसके बारे में बताया था, इसलिए उसका जो ऐसा ही मात्रक है उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है न्यूटन। ठीक है। तो इसी तरह से इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, या उसको लिख दिया जाएगा जूल। तो ये तो था सारा कार्य के बारे में। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। कार्य का, कार्य को मापना अपने आप में एक अलग चीज है। कार्य को मापने के लिए भी हमें बहुत सारी नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कार्य को माप सकोगे किसी भी चीज के लिए। और आप देखोगे कि आप जो सोचते हैं कि हमने कार्य किया, क्या वो असल में कार्य था, साइंस की भाषा में क्या उसको कार्य बोला जाएगा, वो भी हम अच्छे से देख लेंगे। तो शाबाश, अब बढ़ते हैं। पिक्चर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं नीचे, हम इसको नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्य है इसके बारे में कैसे बात करते हैं। मान लीजिए, अभी आएगा एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा ये जमीन है, कोई भी हमारा फर्श वगैरह है, सतह है कोई, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है या कोई गाड़ी है, ठीक है, जिसको आप खींच रहे हो किसी धागे के साथ, ऐसे यहां से, यहां से आपने बल लगाया होता है ना, कि हम नीचे से किसी गाड़ी को खींच रहे हैं, उसके धागा बांधकर हम उसको खींच रहे हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं बल ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ये जो हमारी गाड़ी है ये चलेगी इस तरफ, चलेगी ना। गाड़ी तो चली इस तरफ, बल लगा ऊपर, एफ लगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, और गाड़ी सीधी चल रही है। ये आपका हुआ, डी से लिख दिया मैंने, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो आपका क्या हुआ था, विस्थापन हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए इनके बीच में कोण बनता है थीटा। कितना कोण बनता है, थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये काफी नई चीजें आएंगी जो 10वीं क्लास में आपको पढ़नी है, 10th क्लास में आपको पढ़नी है अच्छे से। फिर भी आप यहाँ पर एक बार इनको समझिएगा, थोड़ी सी चीजों को मैं हिंट दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एफ और डी के बीच में एक छोटा सा कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको नाम दे दिया थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है इनके बीच का है, तो यहीं से हमें कुछ समझना है। तो हम यहाँ पर कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, शाबाश। कि ये थीटा बना हमारा, ये हमारा एफ था, और इस तरफ मान लीजिए डी हमारा क्या हुआ, विस्थापन हो गया। ठीक है। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया, यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बना लिया, ये हमारी एक त्रिभुज बन गई। क्या बन गई, त्रिभुज बनती है, एक समकोण त्रिभुज बोलते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी। क्या किया मैंने कहा कि एक गाड़ी को हमने लिया, उसको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बल लगाया और खींचा, लेकिन वो आ रही थी सीधी सीधी, बिल्कुल सीधे, तो इस तरफ तो हुआ हमारा विस्थापन, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ किसी कोण के ऊपर लगा उसका बल। क्योंकि बल कार्य करने के लिए हम कार्य कब करते हैं, जब बल लगाते हैं, या तो खींच कर या धकेल कर, ठीक है, या फिर प्रेशर लगाकर, बहुत से अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो ये पूरी एक त्रिभुज बनाता है, जिसमें ये विस्थापन है, ये आपका बल है, और यहाँ पर आपका ये हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में नीचे वाला क्या होता है, हमें पता है, आधार होता है। ऊपर वाला ये क्या होता है, ए से बी, लंब होता है, जो आधार के बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। और जो ये हमारा बिल्कुल ये जो तिरछी होती है, जो टेढ़ी होती है हमारी भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। आपको ये तो पता ही होगा, कर्ण, आधार और लंब। अब इसमें एक नई चीज आती है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या है। जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा जाता है। उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका नाम है कोस। क्या नाम है, इसको कोस बोलते हैं। और इसके आगे लगा होता है एंगल, ये होता है थीटा, उसका एंगल, कोस का एक एंगल। अगर कोण बदलेगा तो कोस के थीटा की वैल्यू भी बदलती जाती है, ध्यान रखना इस बात का।
जब थीटा यानी कि जो कोण है वो छोटा या बड़ा होता जाएगा, यानी जब थीटा बदलता जाएगा, कोण बदलता जाएगा, तो कोस की इस सारे की वैल्यू भी बदलती जाती है। जैसे मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, तीन मान हमें याद रखने हैं, यहाँ पर तीन को आपने याद रखना है। क्या क्या है वो? एक तो कब, जब कोस 0 डिग्री यानी कोण हमारा 0 डिग्री हो, तो कोस 0 की वैल्यू आपने याद रखनी है 1 होती है। कितनी होती है? 1। एक आपको याद रखना है कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 0। और एक आपने याद रखना है कोस 180 डिग्री, इसका मान होता है -1। ये चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम यूज करने वाले हैं चैप्टर में, यही यूज की जाएंगी। आप इनको समझ लीजिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। हमारा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि बल ऊपर की तरफ लगा, जो विस्थापन हुआ वो आगे की तरफ हो गया, बीच में कोण थीटा बन गया, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना। फिर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो वहां से एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकल कर आया कोस, कोस थीटा। थीटा उसका कोण होगा, एंगल होगा। और कोस के तीन मान हमें याद रखने हैं। 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, और जो हमारा 180 डिग्री पे वैल्यू होती है -1। याद रख लीजिएगा, 1 0 -1 या -1 0 1। ठीक है, कोण घटते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। नीचे से देखिए, कोण 180 से 90, 90 से 0 हुआ, वैल्यू -1 से 0, लाइन के ऊपर याद रखिए 0 से 1 हो गई। बस ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ये तीन वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ देखते हैं, इसका देखिए कोस आया ही क्यों। अब हम देखेंगे कोस आया ही क्यों, ये देखते हैं। शाबाश। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और चीज आपने, ये तो कोस के मान हो गए, एक आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है लंब, उस त्रिभुज में जो लंब होगा वो, और बटे में कर्ण। जो लंब होता है और बटे में जो कर्ण होता है उसके बराबर होगा। तो आपने क्या किया, कोस थीटा को बराबर रख दिया। इस त्रिभुज में आपको लंब दिख रहा है ए से बी, जो 90 डिग्री वाला होता है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। तो ये हो गया हमारा लंब। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण ए से सी है, लेकिन उसकी वैल्यू दे रखी है एफ। कितनी? एफ। ये एफ हो गया। हम यहां से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी का मान आ गया आपका एफ कोस थीटा। अब क्या करना है आपने, इस बात का ध्यान सुनिए। देखिए, कभी भी अगर कार्य हुआ तो कोण का जिक्र जरूर होगा। कोण का जिक्र होगा तो वहां पे कोण किसका आएगा? कोस का आएगा, क्योंकि एंगल ही कोस का ले रहे हैं। तो यहां पर कोस आएगा, तो अकेला आपने एफ नहीं रखना उस फॉर्मूले में। एफ की जगह आप रखोगे एफ कोस थीटा। अब आपने एफ की जगह ये रखना है। क्या रखना है? ये एफ कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, हमारा फॉर्मूला बना था, W बराबर बना था एफ गुणा डी, एफ गुणा डी। और यहां पर हमारा क्या हुआ, W हमारा बनेगा, एफ की जगह क्या रखना मैंने अभी बताया, एफ कोस थीटा, और गुणा में क्या आएगा उसकी? डी। आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर क्या होगा हमारा, W बराबर बन जाएगा एफ गुणा में डी, पीछे लिख दिया कोस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों की तीन चीजें आपस में गुणा में हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपने फॉर्मूला याद रखना है ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? देखिए, ये वहां पर यूज होता है जब आपको सिंपल विस्थापन और बल की बात कर रखी हो। ये वहां पर यूज होगा जहां विस्थापन और बल के बीच में कोण की भी बात कर रखी है। किसकी? कोण की। तब हमारा ये फॉर्मूला यूज करना है। यही दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सारी चीजें ऐसे ऐसे दोबारा बताऊंगा, एक बार आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते जाइए। तो हमारा फॉर्मूला बना एफ डी कोस थीटा। ठीक है, अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे आपको पता चले कि ये कोण का यूज हुआ कहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहला केस आपका बनता है, यहां पर पहला केस आपका क्या बनता है? ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक ब्लॉक था आपका। क्या था? ये एक ब्लॉक था आपका, ये रहा ब्लॉक।
कोई भी एक ब्लॉक टुकड़ा, उस पर आपने बल लगाया इस तरफ, दिख रहा है आपको, बल लगाया इस तरफ, चाहे खींच कर लगाया हो चाहे पीछे से धकेल कर लगाया हो, आपने बल लगाया इस तरफ, और ये यहां से लेकर यहां पहुंच गया आपका, जिसका मान कितना था, डी, विस्थापन हुआ डी। मान लीजिए ये वो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक पे इस तरफ से बल लगा, इस तरफ से बल लगा, और ये यहां पहुंच गया, विस्थापन उसने क्या कर लिया, थोड़ा सा तय कर लिया, तो यहां से यहां पहुंच गया, कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। और विस्थापन देखिए किस दिशा में हुआ, जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो यहां पर माना जाएगा कि वर्क हुआ है, कार्य हुआ है। तो यहां पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, जितना इसके ऊपर बल लगा और जितना इसका क्या था, विस्थापन हुआ, इसके बराबर होगा। अब आप कहोगे सर आपने एंगल की बात नहीं की, ध्यान से देखिए, एफ और डी दोनों एक ही दिशा में हैं, एफ भी उसी तरफ, डी भी उसी तरफ, ध्यान से देखिए, एफ भी इसी तरफ है, डी भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। क्योंकि अगर ये ऐसे होते, चाहे यहां पे हो, ऐसे होते, तो इनके बीच का कोण ये बनता, ऐसे होते ऐसे होते, लेकिन ये दोनों ही ऐसे हैं साथ साथ, तो इनके बीच का कोण कितना बना, 0 डिग्री। और हमें पता है अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे कोस 0 का मान, याद कीजिए मैंने बताया था कोस 0 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो एफ गुणा डी ही बचेगा। तो हमारा जो यहाँ पर कार्य बचा वो कितना हुआ, एफ गुणा डी के क्या बना, बराबर बना। ये पहला केस था आपका, समझ में आया सभी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, दूसरा केस मान लिया आपने इसकी बजाय थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जैसे हमने अभी अभी पहला केस पढ़ा था ना कि किसी छोटी सी गाड़ी को खींच रहे हैं धागे के साथ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपने ऐसे कर लिया। तो जैसे ही देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें जैसे आपको पता है, क्योंकि तीनों चारों केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो कार्य है ना वो अलग अलग तरीके से है, वो अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे निर्भर है, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ बल लगाया गया, बल कुछ ऐसे लग रहा है और ऐसे वो बॉक्स चला गया। देखिए मान लीजिए यहाँ ब्लॉक ये था, इसको यहाँ से हम लेकर गए और ये यहाँ पर पहुंच गया, जिसने कितना विस्थापन कर लिया डी, और बल लगा इसमें ऊपर की तरफ, ये देखिए ये बल लगा और ये हुआ यहाँ से यहाँ, होता है ना ऐसे, वो तो नीचे नीचे आता जाएगा, हम ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, तो इस केस में कुछ ना कुछ एंगल बना होगा थीटा। तो इस हमें नहीं पता वो एंगल कितना है, हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें तो डायरेक्ट भी लग सकता था, क्योंकि इस केस में 0 की बात हुई, cos 0 1 हो गया, क्योंकि हमने एंगल देखा ही नहीं। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एफ डी, एंगल आया है तो एंगल को भी लेना पड़ेगा कोस थीटा, और हम ये कहेंगे यहाँ पर भी कार्य हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्य होगा, यहां भी क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, दो केस हमने पढ़ लिए अच्छे से। अब बात करते हैं तीसरे केस की। इस केस में आपको, क्योंकि यहां पे विस्थापन को एस से लिखा गया, हम डी से लिख रहे हैं तो डी से ही समझना इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या हुआ, हमने इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ बल लगाया, ऊपर की तरफ। अब आप कहोगे कि सर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो आगे कैसे चला गया, जैसे सपोज कीजिए, आप एक चीज को सपोज कीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई चीज है और मैं इसको यहां से नीचे से ऐसे बल लगा रहा हूं, ऐसे नीचे से, ये जैसे ही बिल्कुल नीचे से ऊर्ध्वाधर लगा रहा हूं, इसके ऐसे लगाऊंगा तो ये उछल कर मेरी यहां चली जाएगी। जब मैंने नीचे से इसके ऊपर बल लगाया, ऐसे बल लगाया, तो ये उछल कर यहां चली गई, यानी इसने कुछ ना कुछ विस्थापन तो किया। हम ये नहीं है कि सर आपने नीचे से बल लगाया तो ये यहाँ कैसे चलेगी, हमें दिख रहा है कि जैसे नीचे से बल लगाएंगे इसके ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण पे, लेकिन ये उछल कर कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और जैसे ही ये यहाँ चली गई तो इसने कुछ ना कुछ विस्थापन भी किया। तो कहने का मतलब समझिए क्या है कि जैसे ही हमने इसके ऊपर बल लगाया, बल लगा ऊपर की तरफ, बल लगा ऊपर की तरफ, विस्थापन हुआ इस तरफ, तो देखिए कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर, और यहाँ आपको दिख रहा है आपका थीटा बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ देखें क्या कार्य होगा, देखें पहले तो फॉर्मूले से ही देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला कहता है, अगर कोण दिया जाए तो
एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा लीजिए। तो हमने देखा कि कार्य जो है वो बराबर हमारा है एफ गुणा डी कोस थीटा के। थीटा हमारा हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री मैंने ये रख दिया। अब वापस ऊपर आइए, याद कीजिए कोस 90 का मान आपने देखा था कितना था, 0 डिग्री था। तो कोस 90 हुआ यहाँ पर 0। सा ये अगर 0 बन गया तो हमारा कार्य कितना हुआ, कार्य हमारा हुआ 0। समझ गए ना, कोस 90 0 हो गया। अब यहाँ पर कार्य 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमें एक इसकी डेफिनेशन देखी थी कि कार्य तभी हुआ माना जाता है जब वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में ही विस्थापन हो। बल लगा ऊपर, क्या ऊपर विस्थापन हुआ, नहीं, विस्थापन हुआ इस तरफ। क्योंकि विस्थापन के लिए नहीं देखा जाता कहां से होकर गई। आप कहोगे सर गई तो थी ऊपर की तरफ, उछली तो थी। हमने देखना होता है विस्थापन में पहला बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, उनके बीच की दूरी। अंतिम यहां पर गई, प्रारंभिक यहां थी, तो उनके बीच की दूरी तो ये है ना, ये तो नहीं है। तो यानी कि कार्य जो होगा इसमें 0 हो जाएगा। तो आज से याद रखोगे कि किसी भी वस्तु पर अगर हम मान लिया आपको उसको इस तरफ लेकर जाना है और आप बल लगा रहे हो इसके ऊपर इस तरफ से, तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण है तो आपका कार्य क्या हो रहा है, 0। चाहे आप थक जाइएगा, बिल्कुल थक जाइएगा, लेकिन फिर भी आपका कार्य क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। समझ गई। तो होपफुली आपको ये तीसरा भी समझ में आ गया होगा। चौथे पे बात करते हैं, अब आगे बढ़िए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है हमारा इस केस में, इस केस में जैसे बहुत सारे ऐसे केस होंगे कि हम बल लगाएंगे इस तरफ से, विस्थापन होगा इस तरफ से। अब आप कहोगे कि सर क्या बातें कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि जिसमें बल इस तरफ से लगाएं और विस्थापन इस तरफ हो जाए। जाहिर सी बात है उसी तरफ होना चाहिए, या होगा ही नहीं। ऐसा भी होता है जब हम बात करते हैं, मान लीजिए जब हम बात करेंगे ना किसी भी ऊंचाई पर अगर कोई गाड़ी जा रही है, यहां पर हमारी कोई अच्छी सी एक गाड़ी है और वो जा रही है ऊपर की तरफ, बल लगा रही है, लेकिन उस ऊंचाई के कारण वो वापस नीचे भी आ रही है। और ऐसे केस आप रोजाना अपनी लाइफ में जरूर देखते होंगे कि कोई चीज ऊपर चढ़ने की कोशिश तो कर रही है लेकिन खिसकती हुई पीछे आ रही है। बल उसका लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन विस्थापन हो रहा है पीछे की तरफ। तो यहां पर बल इस तरफ लगेगा, विस्थापन इस तरफ हो जाएगा डी। और दोनों में आपको दिख रहा है कोण कितने का बनेगा, एक दूसरे से विपरीत हो गए। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों के बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री का। अब वो 90 से कहां चला, सॉरी 180 डिग्री का। पहले 90 की बात की थी, अब वो ऐसे हो गया, बल इस तरफ, विस्थापन इस तरफ, बल इस तरफ, विस्थापन इस तरफ, 180 डिग्री। और यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमें देखने को मिला कि जो कार्य हुआ वो हुआ एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, इसी के बराबर होता है। तो कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ एफ डी कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री। अब फिर से ऊपर आइए, याद कीजिए कोस 180 का मान -1 था, मैंने आपको बता ही दिया था। तो कोस 180 का मान -1 हुआ, तो कार्य कितना हुआ, कार्य हुआ हमारा एफ डी, तो यूं का यूं कोस 180 सारे का मान हुआ -1। और जैसे ही इसकी हमने -1 से मल्टीप्लाई की, ये बना -एफ डी। तो कार्य आपका क्या हुआ, ऋणात्मक। क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन हुआ यहां पर तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। यहां पे हम लिखेंगे कार्य नहीं होगा, और इन बाकी केस में क्या लिखेंगे, कार्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पहले केस में भी कार्य होगा क्योंकि उसी तरफ चल रही है जिस तरफ हमने बल लगाया। इसमें भी कार्य होगा, कुछ ना कुछ किसी कोण पे होगा, चाहे होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि वस्तु चल रही है। अब आप कहोगे कि सर बल ऊपर की तरफ लगा था, विस्थापन इस तरफ हुआ। हम देखो एंगल पे बात कर रहे हैं, वो जब तक 90 डिग्री एंगल नहीं पहुंच जाता तब तक वो कार्य हुआ माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बल है वो दोनों दिशाओं में बट जाता है, ऊपर वाली में भी और इस वाली में भी। अगर इनके बीचों बीच लग रहा है तो दोनों में ही कार्य कर रहा है, दोनों में है तो कुछ ना कुछ इस तरफ भी कार्य कर रहा है, इस तरफ भी अगर वो बल लग रहा है तो कहीं ना कहीं बल की दिशा में ही वो वस्तु जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी कार्य हुआ माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक कार्य हुआ। अब आपको एक गजब की बात तो समझ में आ गई होगी, कार्य 0 भी हो सकता है,
धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इन एग्ज़ाम्पल से। ऋणात्मक, धनात्मक और ज़ीरो तीनों ही हो सकता है। अब ज़ीरो के बहुत सारे हम केस पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऋणात्मक और धनात्मक के तो पढ़ लिए। अब इस केस में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो इस केस की मैं बात कर रहा हूँ। इस केस में गाड़ी ऊपर की तरफ गई, तो ऋणात्मक हुआ क्यों? देखिए, हम किसी चीज़ के ऊपर कार्य करते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है वो बात पॉजिटिव मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। हमने किसी चीज़ को धकेला और वो आगे भी चली गई, हमारे लिए वो कार्य धनात्मक हुआ, क्योंकि धनात्मक माना गया, जिस तरफ बल लगाया उस तरफ चला गया। लेकिन हमने उसको धकेला, उसने वापस हमें धकेल के पीछे की तरफ खिसका दिया, कार्य हमारे ऊपर हुआ है, तो हमारे लिए वो कार्य क्या माना जाएगा? ऋणात्मक माना जाएगा। आप किसी को थप्पड़ मारो, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होता है। आपके ऊपर कोई थप्पड़ मारेगा, बड़ा ऋणात्मक लगेगा, बहुत ही नेगेटिव फील होता है। तो कुछ ऐसा ही है, आप रिलेट कर सकते हो कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है और किसी वस्तु के ऊपर हुआ कार्य ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही थी, फोर्स लगा रही थी, लेकिन वापस गाड़ी के ऊपर ही हो गया बल। क्या? नीचे की तरफ वो खिसकना स्टार्ट कर गई, तो उस पर ही बल हो गया। वो खुद बल कर रही थी ऊपर जाने के लिए, देखो कार्य कर रही है ऊपर जाने के लिए, धकेल रही है खुद को, लेकिन उसको पीछे की तरफ धकेल दिया गया, उसके ऊपर कार्य हो गया। दैट मीन्स वो नेगेटिव आ गया। समझ में आया? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्य आपका धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। अब एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें आपको एक ही केस देखा आपने जिसमें कार्य हमारा जीरो हुआ। ये तो बहुत सारे ऊंचाई वाले सारे के सारे ऐसे ही होंगे, जिसमें भी कोई वस्तु अगर पीछे की तरफ खिसक जाती है तो समझ लीजिएगा कि कार्य क्या हुआ है? ऋणात्मक हुआ है। अब एक उदाहरण लेते हैं, पांचवा हम एक ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पे एक दीवार है और कोई पर्सन, कोई ऐसा इंसान उसको धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है, इसको धकेल रहा है। थोड़ा सा ये जमीन के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर लॉजिक नहीं आएगा। ये मान लीजिए एक पर्सन किसी भी, ये आपकी दीवार है और ये उसको धकेल रहा है बिल्कुल जोर जोर से। क्या वो अपनी जगह से हिलती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने विस्थापन किया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसने बल लगाया? हाँ, लगाया था। मान लीजिए ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तब भी नहीं हिली। उसने 70 न्यूटन का कर दिया, तब भी नहीं हिली। वो बुलडोजर लेके आया, उसी को तोड़कर चला गया, तब हिल गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो इंसान उस पर क्या कर रहा था, जब वो बंदा उस पर क्या कर रहा था, उस पर एक बल लगा रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली, वो वहीं पर थी, विस्थापन किया ही नहीं, तो उसके द्वारा किया गया सारा का सारा कार्य क्या माना जाएगा? जीरो मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य हमारा होता है किसके? बल, और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य W हुआ, बल इसने मान लिया लगाया F, जो कुछ ना कुछ था, लेकिन क्या विस्थापन हुआ इस केस में? विस्थापन हुआ? क्या दीवार यहां से यहां आई? बिल्कुल भी नहीं। विस्थापन हो गया जीरो, यानी डी की वैल्यू क्या हुई? जीरो हुई, और जीरो इंटू समथिंग सारा क्या होगा? जीरो, तो डब्ल्यू का मान आया जीरो, यानी कार्य नहीं होगा। अब थोड़ा सा रिलेशन भी बताऊंगा मैं आपको इन चीजों के बारे में। कार्य नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीवार क्या हुई? विस्थापन ही नहीं किया दीवार ने। अब इससे अगला एक छठा केस लेते हैं, ठीक है। आपने पत्थर लिया, पत्थर को धागे से बांध लिया, धागे से बांधकर गोल 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 घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए। मान लिया आपने इस यहां से चलना स्टार्ट किया, घुमा घुमा कर आप यहीं आ गए, घुमाकर यहीं, घुमाकर यहीं। आप कहते हो कि सर मैंने एक बड़ा पत्थर लिया भारी सा, और उसको जैसे ही मैंने घुमाया, एक चक्कर पूरा करवाया, मैं तो थक गया, क्योंकि मेरे को तो क्या लगा, मैंने बहुत ज्यादा बल लगा दिया और मैं थक गया, मैंने बहुत सारा कार्य कर लिया एक बड़े पत्थर को घुमाने के लिए, सिर्फ एक चक्कर के लिए। लेकिन क्या आपका कार्य हुआ? अब देखते हैं। मान लिया कि ऐसे आपने उसको गोल गोल घुमाने की कोशिश की, यहां पर आपका एक पत्थर है,
और आपने उसको बांध रखा है किसी धागे से, ये उसका केंद्र होगा। इस धागे से आपने इसको बांध रखा है और गोल गोल घुमाते जा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन वापस आप एक चक्कर आपने लगाया, आपने एक चक्कर लगाया और आप वापस यहीं पर आ गए। आपने चलना भी यहीं से शुरू किया था और वापस यहीं पर आ जाते हो। तो क्या आपने कार्य किया? अब कार्य वही देखा हमने, बराबर होता है जो बल लगेगा और जो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, जो आपने विस्थापन किया। तो W हमारा बना, देखिए बल लगा, हाँ बल तो लगाया था, कितना जोर से घुमाने के लिए बल तो था, लेकिन क्या विस्थापन हुआ? विस्थापन देखिए क्या होता है, आप कहोगे सर विस्थापन हुआ तो इतना तो घूमकर आया वो, लेकिन नहीं। विस्थापन किसको देखा जाता है? विस्थापन के लिए देखे जाते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। यहीं से चले, यहीं पर आकर रुक गए, तो आपके लिए विस्थापन क्या हुआ? जीरो। तो यहां पर हमारा विस्थापन क्या हुआ? जीरो। देखिए अगर हम किसी राउंड, मान लिया किसी भी हम मैदान का चक्कर लगाते हैं, किसी गोल गोल उसमें घूमते हैं, लेकिन हम जहां से चलकर वहीं पर आ जाते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु भी वहीं, अंतिम बिंदु भी वहीं। और मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, जब हमने गति का चैप्टर किया था, कि विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन हमारा क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यहीं पर आप रुक गए, यहीं से चले थे, बीच की दूरी क्या हुई? जीरो। जीरो हुई तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? जीरो। तो हमारा कार्य भी क्या हुआ? जीरो। तो जो आप जो गोल गोल घुमा रहे हो ना, वो आपका कार्य नहीं माना जाएगा साइंस की भाषा में। तो यहां से आपको देखने को मिला, रिलेट कीजिए, रिलेट कीजिए कि क्या कार्य हुआ? कार्य तो हुआ ही नहीं। तो ये सारे केस थे आपके कार्य के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के रिलेशन के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाकी चीजें तो हमने देख ली कि कार्य सब में होगा, कार्य नहीं हुआ उसके लिए बता रहा हूं। यहां पर कार्य नहीं हुआ, यहां पर किसको देखा गया? देखिए क्या बल लगा, बल भी लगा। क्या विस्थापन हुआ? विस्थापन भी हुआ। लेकिन यहाँ किस फैक्टर ने इसको जीरो बनाया? 90 डिग्री के कोण में, कि जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन नहीं हुआ। बस यही कारण था जिसकी वजह से कार्य जीरो हो गया। पहली चीज, कोण इसका क्या था? मेन बिंदु कोण था ना। दूसरे पे आइए, यहां पर हमारा क्या हुआ? जीरो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दीवार जो थी वो आगे नहीं खिसकी, विस्थापन उसने किया ही नहीं। विस्थापन ही नहीं किया, क्या बल लगा? बल लगा था। ठीक है, कोण बना, कोण भी बना होगा क्योंकि उसी तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ तो क्या हुआ हमारा? डी जीरो। और जीरो हो गया तो सारा ही जीरो। मतलब यहाँ कौन है इसका कारण? यहाँ पर विस्थापन इसका कारण है। यहाँ पर भी क्या होगा? विस्थापन कारण होगा, क्योंकि जहां से चले वहीं पर आ गए। ठीक है, कोण कितने का कवर किया? टोटल कितने का डिग्री का होता है? 360 डिग्री। कितने का होता है? 360 डिग्री। लेकिन यहां से चलते हैं ना, जब पूरा 360 डिग्री का कोण कवर करते हैं हम, लेकिन कोण तो कवर कर लिया आपने 360 डिग्री का, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि विस्थापन की बात की जा रही है। विस्थापन की करेंगे तो विस्थापन तो जीरो हुआ ना, विस्थापन जीरो तो वर्क भी जीरो हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कार्य जो है आपका जीरो किस केस में होगा, धनात्मक किस केस में होगा, ऋणात्मक किस केस में होगा। ऋणात्मक के लिए तो एक ही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऋणात्मक, एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में या किसी कोण पे जा रहे हो तो धनात्मक, 90 डिग्री के कोण पे हो तो जीरो, और 90 डिग्री के अलावा अगर विस्थापन ही नहीं हुआ तब भी जीरो। तो ये थे आपका कार्य के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा आपका टॉपिक रहता है, फिर आपका कार्य पूरा हो जाएगा। एक जूल को परिभाषित करना। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एक जूल को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक जूल को कैसे परिभाषित किया जाता है। अब एक जूल की बात करते हैं। हमने देखा कार्य हमारा होता है जो बल था और जो विस्थापन हुआ, ऐसे ही। और हमारा कार्य ये हुआ, कार्य को हमने लिखा था W से, ठीक है, और W बराबर था हमारा F गुणा D, और ये हो गया हमारा एक, सॉरी ये हमारा किस में होता है? न्यूटन मीटर में या फिर जूल में। अब हमें जूल को ही परिभाषित करना है तो न्यूटन मीटर को एक बार भूल जाइए, आपको जूल को बताना है। अब कार्य एक जूल कब हुआ माना जाएगा? बताइए, ये एक जूल कब होगा? जब F
इसकी वैल्यू भी 1 हो, डी इसकी वैल्यू भी 1 हो, ताकि 1 गुणा में 1 1 ही आए। होगा तो कब होगा? ये हमारा तब होगा जब बल कितना लग रहा हो, 1 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हुआ हो, 1 मीटर का। तभी हमारा कितना माना जाएगा, 1 न्यूटन मीटर माना जाएगा, यानी कि 1 जूल माना जाएगा। तो हम कैसे परिभाषित करते हैं? हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल कहलाता है जब उस वस्तु पर, उस वस्तु पर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन, जब उस वस्तु पर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन किया जाता है। यहां पर द्वारा लिख लीजिएगा, 1 न्यूटन यहां पे लिखिएगा द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे बताएंगे कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा, 1 जूल बन जाएगा। कब? जब उस वस्तु द्वारा 1 न्यूटन बल, जब उस वस्तु द्वारा 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन किया जाएगा। उस वस्तु के द्वारा जब 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर का विस्थापन किया जाए, यानी कि जब कोई वस्तु 1 न्यूटन के बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन कर लेती है, तब हमारा कितना माना जाता है? तब हमारा 1 जूल माना जाता है कि वर्क 1 जूल हुआ है। समझ में आया? तो ये था आपका 1 जूल को कैसे परिभाषित करेंगे। तो दोबारा से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या क्या हमने आज पढ़ लिया है। देखिए, तो आज हमने स्टार्ट किया था कार्य एवं ऊर्जा के बारे में, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। कार्य मैंने आपको बताया कि कार्य एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाता है। बल लगाकर उसको बल की ही दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो वो कहलाता है कार्य। फिर कार्य का मापन कैसे करते हैं कि किसी भी कार्य का मापन, किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य का मापन क्या होता है? कार्य का मान कब निकाला जाता है? उस वस्तु पर लगे, उस वस्तु पर लग रहे बल और उस बल के द्वारा उसकी दिशा में हुए विस्थापन। इस वस्तु पर लग रहे बल, 5 न्यूटन का बल लगा, बल, और इस बल के द्वारा इसी दिशा में हुए विस्थापन, विस्थापन 2 मीटर 3 मीटर जितना भी हुआ है, उस विस्थापन उनकी गुणनफल के बराबर होता है। ये बल लगा और ये उसकी दिशा में विस्थापन हुआ, इनकी गुणा के बराबर। अब हमने देखा कि जब दिशा की बात आती है तो एफ भी दिशा में है, डी भी दिशा में है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ एक क्या है? परिमाण है, सिर्फ एक वैल्यू है, मान है, दिशा नहीं है। दिशा सिर्फ बल की और विस्थापन की होगी। फिर हम बात करेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक यहाँ पर होगा, इसका बल को मापा जाता है न्यूटन में, और डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को मीटर में। न्यूटन मीटर लिखिए, या लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं? जूल। जो एक्सपेरिमेंट जो किया था जूल ने, उनके ही नाम पर ये पड़ा है। फिर हमने देखा कि बल जो होगा उसके लिए हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया, W बराबर एफ डी कोस थीटा। यहाँ भी एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुणा आप 2 तरीके से लिखते हैं, आगे पढ़ोगे हाइयर क्लासेस में। यहाँ आपको एक बार इससे लिखी जाती है, क्रॉस से, ठीक है, छोटी सी गुणा। अदरवाइज आपको डॉट से भी लिखी जाएगी। ये आप हाइयर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ तक आपको इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इस पर क्वेश्चन नहीं रेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने देखा कि किसी भी गाड़ी को हमने चलाने के लिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा बल लगाया, वो आगे की तरफ विस्थापित हो गई, लेकिन बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण था। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाकर हमने त्रिभुज बनाई। वहां से हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात की जिसका नाम था कोस थीटा, जिसकी वैल्यू बराबर होती है लंब बटे कर्ण के, और कोण के साथ उसकी वैल्यू भी बदलती जाती है। यहाँ लंब बटे कर्ण, ये भुजाओं के आधार पर इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ कोण के आधार पर वैल्यू, दोनों के आधार पर वैल्यू आ सकती है, ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि सर यहाँ पर तो कोण के आधार पर वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आप बोले कि वैल्यू आएगी इनके कर्ण, लंब और
इनके आधार पर, दोनों के आधार पर आ सकती है। तो ये लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, लंब हुआ ए बी, कर्ण हुआ एफ, तो ए बी की वैल्यू आ गई एफ कोस थीटा। यानी कि आपको जो बल लगाएंगे वो बल आप अब एफ नहीं लगाएंगे, एफ कोस थीटा रखेंगे। ठीक है, यह सारा प्रोसीजर आपने देखना है। फिर हमने देखा कोस थीटा में 0 डिग्री पे कोस का मान होता है 1, 90 डिग्री पे होता है 0 और 180 पे होता है -1। ये तीन ही वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, और कोई अगर वैल्यू हुई तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। W का मान हुआ यहाँ पर f की जगह मैंने बताया था f इंटू कोस थीटा लिखना है, तो f की जगह f कोस थीटा लिख दिया और कोस थीटा को पीछे ले गए, W का मान बना f डी कोस थीटा। फिर हमने ये एग्जाम्पल देखे, पहले केस में f और d दोनों ही एक दिशा में थे, कार्य भी होगा और वो बराबर होगा f गुणा d के, क्योंकि जीरो बन जाएगा ना हमारा कोण और वो बन जाएगा 1। यहाँ पर हमारा थीटा एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ कार्य तो होगा ही, यहाँ भी कार्य होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना तो कोस 90 की वैल्यू 0 थी, तो सारा कार्य 0 हो गया। मतलब जिस दिशा में हमने बल लगाया उस दिशा में विस्थापित ही नहीं हुई हमारी वस्तु, तो क्या हो गया 0। यहाँ पर हमारे दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में थी 180 डिग्री के कोण पर, तो ये क्या हो गया -1, तो हमारा कार्य क्या माना गया, माइनस का माना गया, नेगेटिव। यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्य किया गया, जो बल लगाया दीवार के ऊपर, उसने विस्थापन ही नहीं किया, विस्थापन नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। सेम अगले केस में विस्थापन नहीं हुआ तो 0। फिर हमने 1 जूल को परिभाषित किया और आज हमने सारा कार्य जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये कार्य के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में और बहुत जल्द ही हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आपका चैप्टर नहीं है, छोटा सा आपका चैप्टर है। न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, सारे न्यूमेरिकल हम निकालेंगे अच्छे से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।